तब शुरू किया जाए आप लोगों के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी टॉपिक ऐसा होगा फिर आप हर चैप्टर में फर्स्ट ग्रुप से शुरुआत करेंगे, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, हर चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात आएगी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडे यहीं पे समझ लेंगे और इसके क्वेश्चन तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही में आपको मिलेंगे बहुत सारे, और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे। रटने वाली कोई काम हम नहीं होगा, है ना। बिल्कुल समझ के काम करना होगा, समझ जाओगे, ठीक है ना। और तो बड़ी आराम से जो हर जगह फिर करते रहेंगे। चलिए फिर होता क्या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी माने देखिए, एक तो होता आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब जो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना। देखिए ये मेटल है, देखिए कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक। मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकाल देना। इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन देखिए किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है ना। उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट में उसकी कुछ एनर्जी होती है। एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, -13.6, ठीक है ना, n²/z²। उल्टा हो गया, z²/n²। बहरहाल जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती है एनर्जी बढ़ती है, मैंने उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एनर्जी z²/n², n से आप डिवाइड करते चले जाते हो दूसरी ऑर्बिट। तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। और निगेटिव एनर्जी का मतलब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। अगर उसी इलेक्ट्रॉन को उसकी जितनी निगेटिव एनर्जी है उतनी ही एनर्जी मिल जाए तो वो क्या करेगा, है ना। उसके आगे पीछे घूमेगा नहीं, घूमेगा, फौरन जो है अपनी ऑर्बिट छोड़ेगा और इनफाइनाइट पे चला जाएगा। माने उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी शून्य हो जाएगी। तो जहाँ पे जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा वहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है ना, उसी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बहरहाल किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से जब सेपरेट किया गया तो वहाँ पे जो एनर्जी, अब एनर्जी यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी, है ना, ये तो आयोनाइजेशन की प्रोसेस हो गई। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना होगा तो ऐसे नहीं कह देंगे कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी, गलत बात हो जाएगी, ठीक है। सही बात क्या हो जाएगी, पहले तो इस मेटल को हीट करके, भाई ये सॉलिड होगा तो इसको गैसियस स्टेट में लाओगे। गैसियस स्टेट में हो, इस पर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल गैसियस। और तीसरा टर्म ये ज़रूर आइसोलेटेड, माने किसी से कंबाइंड अवस्था में न हो, है ना। न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड, ठीक है ना, से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जाए, सेपरेट किया जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बने और ये इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया। तो ये क्या बना, देखिए एक चार्ज डेवलप होगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने हो तो यूनी पॉजिटिव आयन, यूनी पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन तीनों नाम से जानेंगे, ठीक है। तो क्या है, डिफाइन अगर करिए, डिफाइन 11 बच्चों को डिफिनेशन लिखने के लिए आज अगर ये पूरी बात लिखिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ये पूरी बातें अगर याद है तो आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव में गलतियाँ नहीं करा सकते। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, टू रिमूव या टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, एटम टू फॉर्म, देखिए टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव, टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव निगेटिव, टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, यूनी पॉजिटिव एंड टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ भाई, ठीक है ना, इसको कहा गया या आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, क्या है कि टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू चेंज इन कैटायन,
है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरीके से क्या हुई, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की ये टेंडेंसी हो गई टू चेंज इन यूनिपॉजिटिव आयन, या सीधे सीधे उसके लिए एक लफ्ज बोल दिया जाए, टू चेंज इन केटायन, केटायन में चेंज होने की ये टेंडेंसी है। अब देखिए किसी एलिमेंट में ये टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, किसी एलिमेंट में ये टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो उतनी कम होगी। क्यों? अगर किसी में पढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसको बोलने की, डांटने की, समझाने की के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। उसको स्कूल भेजने में कम एनर्जी लगेगी, उसको कोचिंग भेजने में कम एनर्जी लगेगी, उसको ऑनलाइन होने में कम एनर्जी लगेगी, टेंडेंसी अगर ज़्यादा है। अगर किसी में टेंडेंसी पढ़ने की नहीं है तो बड़ा मुश्किल से जाएगा स्कूल, बड़ा मुश्किल से जाएगा कॉलेज, बड़ा मुश्किल से जाएगा कोचिंग, है ना। तो ये तो कहते हैं कि क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक टेंडेंसी है। क्या, कैसी टेंडेंसी है कि किसी एटम की, किसी एलिमेंट की यूनी पॉजिटिव आयन में चेंज होने की, या कहते हैं केटायन में चेंज होने की टेंडेंसी है। ग्रेटर द टेंडेंसी लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रेटर, बड़ी आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, बहुत थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस्ड किया जाता है किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तो माइनस में, तो आयोनाइजेशन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो कभी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ग्रेटर टेंडेंसी, तो क्या होगा, टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देखिए टेंडेंसी माने देखिए ना, उसमें पॉजिटिव आयन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा भी एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन उसका लूज कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा माने जब अगर टेंडेंसी ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, greater the tendency lower ionization enthalpy, ठीक, lower ionization enthalpy, लो चलिए, लो भी चलेगा, लो आयोनाइज कहते हैं। अगर यहाँ कभी ऑप्शन में जूल, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल पर एटम या किलो जूल है या किलो कैलोरी है, तो आप क्या करिए, सब याद ना करिए, कन्वर्जन कर लीजिए भाई। 13.6 1.6 × 10⁻⁻19 ये जूल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर किलो जूल करना हो 10⁻³ और कर लीजिए, किलो जूल पर एटम हो गया, है ना। कैलोरी करना है 4.2 से क्या करिए, या 4.18 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, हो गया कैलोरी में। तो ये याद रखिए, अगर कभी कैलोरी या जूल और किस में है तो कन्वर्जन आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या डिस्चार्ज ट्यूब। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इनको कहते हैं कि डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या और डिस्चार्ज ट्यूब मेथड। ये बातें बस याद रखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड या डिस्चार्ज ट्यूब मेथड से इनको डिटरमाइन किया जाता है। अब देखिए ज़रा सा, कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। डिफाइन करने के बाद अब कहते हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी माने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया। अगर देखिए सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी कहा गया है तो सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात होती है, माने क्या होता है, यूनी पॉजिटिव आयन में बदलने की बात होती है। लेकिन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी
माने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकालोगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे चौथा निकालिए। कितना निकाल सकते हो, किसी एटम से कितना, जितने इलेक्ट्रॉन सबको निकाल दीजिए, ठीक है। माने कुल कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है, उसका एटॉमिक नंबर के बराबर, माने जिसका उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दीजिए, उतनी आयोन। जैसे सोडियम की कहा जाए कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है, 11, क्योंकि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए ज़रा सा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, एक मेटल है गैसियस स्टेट में आ चुका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाले से एक और निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अब ये सेकेंड कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे +2 चार्ज हो चुका है और यहाँ से एक और निकाल दीजिए, तो यहाँ पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड कहलाएगी। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस एटम पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब इस एटम पे एक चार्ज आ चुका है और फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जब चार्ज आ चुका है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच बढ़ गया होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए ना, एक चार्ज है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुकेगा पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएंगे, माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच बढ़ गया होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में जैसे जैसे आपको इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बढ़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता चला जाएगा, माने आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, तो यहाँ पे हमेशा ये बात होगी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, सबसे कम होगी, दूसरी उससे ज़्यादा हो जाएगी, तीसरी उससे ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। और रीज़न वही है, यहाँ पे न्यूट्रल था, एक चार्ज आया, 2 चार्ज आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो जाएगी। अच्छा, निकालते निकालते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बचे होंगे, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया होगा। तो जब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहुंच चुका होगा तो वहां से जब अब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, माने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, माने वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक बहुत बढ़ जाएगी। क्यों, मान लीजिए कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लीजिए ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगी थी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लग गई, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लग गई, नहीं यहाँ पे खत्म करें, 28 लग गई, 30 निकालने के लिए 50 लग गई, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अचानक क्या हो जा रही है, 100 लग जा रही है, हमारे चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये चौथा निकालने के लिए 105 लग गई, तो 50 से अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। इसका मतलब ये आ गया, वेरी वेरी ग्रेटर देन का साइन लग गया, इसको बोलेंगे जंप, है ना। अभी तो एक एक कदम चल रहा था, अब अचानक कूद के चल गए, है ना। क्यों, तो ये अचानक ज़्यादा लग गई तो उसको क्या बोलेंगे, जंप मिल गया, ठीक है। जंप कहाँ मिलेगा, जंप तहाँ मिलेगा, क्यों, जंप कहाँ मिलेगा, जंप तहाँ मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका होगा, नोबेल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका होगा, माने आउटर सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, माने जंप से पहले, माने अचानक जब आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ी होगी उसके पहले जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर देंगी कि इसके पास आउटर सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं,
माने जैसे मान लीजिए 3 आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली चली, पहले का 10, दूसरे का 28, तीसरे का 50, माने नॉर्मली बढ़ती जा रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। लेकिन 3 के बाद अचानक 100 से ऊपर पहुंचा, एक जंप मिला। इसका मतलब उस एलिमेंट के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 निकलने के बाद अब वहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको एक रेगुलर के बाद एक जंप कहीं दे दे तो आप फौरन समझ जाइएगा कि वहां पे आउटर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो उसके बाद वैल्यू दे के आपसे कह देगा कंपाउंड के ऑक्साइड का फार्मूला बताइए, सल्फाइड का बताइए, सल्फेट का बताइए, जिसको पढ़ने का ढंग मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बता चुका हूं। अब जब पहचान में अगर कोई मुश्किल ही नहीं है, लेकिन तो पहचान में ऐसे ही करेंगे। जैसे चलिए आइए कुछ और समझते समझाते हैं, ठीक है ना, तब आपको बातें और क्लियर हो जाएं। यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे बच्चों, घबराइए नहीं यार, बीच रास्ते में तो छोड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। कहाँ पे सीधे ला जाके पटकेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्यों? हाँ चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि किस किस आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच जंप मिलेगा, तो देखिए ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आउटर शेल, कोई बात नहीं, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, पहले से ज़्यादा दूसरी, दूसरी से ज़्यादा तीसरी, तीसरी के से ज़्यादा चौथी होने में बहुत बहुत, क्यों 3 निकलने के बाद, क्यों भाई 3 निकलने के बाद, ठीक है ना, क्या होगा, फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे तीसरी और चौथी के बीच ऐसा कुछ साइन बनाएंगे, है ना। 3 निकलने के बाद चौथी निकालने के लिए, अब इसी को आप क्या बोलोगे, जंप बोलोगे। अगर देखिए ज़रा सा मैं सोडियम की बात करूं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये है क्या भाई। अब यहाँ से सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो सोडियम आयन बचेगा, तो 1s2 2s2 2p6 ये बचेगा। अब यहाँ से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भाई तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड बोलेंगे। अब सेकेंड निकालने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका। तो सोडियम के लिए हम लोग कहेंगे I2 ग्रेटर नहीं, वेरी वेरी ग्रेटर देन IE1, क्यों भाई। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mg+ बनेगा और 1s2 जाते जाते 2p6 जाएगा और 3s1 आएगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, क्यों, ये तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, Mg+2 हो जाएगी और 1s2 जाते जाते 2p6 बन गया। अब 2p6 बन गया, अब यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, M+3 बनाएंगे, तो अब बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो मैग्नीशियम के केस में क्या हो गया, IE1 से ज़्यादा IE2, लेकिन IE2 से बहुत ज़्यादा IE3। तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 के बाद जंप मिला। सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 के बाद जंप मिला। अल्युमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 के बाद जंप मिलेगा। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के बाद जंप मिलेगा। तो मतलब तो यही ना हुआ कि आउटर शेल में जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी जंप के पहले आ चुकी होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, क्यों भाई। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कहा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 माने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे दे दिया है, ठीक है। जैसे देखिए कहते हैं इफ, एक क्वेश्चन है आपका, इफ IE1 IE2 IE3 IE4
IE5, ये सब 5 आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया गया किसी मेटल की ऑफ मेटल M, एक मेटल M की दे दिया गया। वो क्या क्या है? IE1 6 है, ये 12.3 है, ठीक है। और चलिए ये 18.6 है, और ये 100 है, और ये 120 है, ये है। तो कहते हैं कि इस जो मेटल है इसके ऑक्साइड, कुछ भी कह दें, इनके सल्फाइड, इनके फास्फेट, है ना, कार्बोनेट, फलाना फलाना का फार्मूला बताइए। हाँ, आंसर आ गए, वेरी गुड, है ना। तो इससे हमको क्या पता करना होगा? सबसे पहले यही पता कर, या कह देता कि ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ऐसे पूछेगा ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इस पैटर्न पे डिपेंड कर रही है, इस पैटर्न पे है। तो देखिए 1 2 3 के बाद ये चौथा अचानक जंप मिला, माने इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये जो मेटल है इसके आउटर सेल में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसके हो सकते हैं? बोरान के, एल्युमिनियम के, गैलियम के, इंडियम के, थैलियम के। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा। अगर ऑप्शन में से रहता कि इसमें से कौन है तो बता सकते थे कौन है। इनमें से ये सब हैं, ठीक है, बाकी और कुछ। अच्छा, अब इनके ऑक्साइड सल्फाइड किसी का भी फार्मूला पूछेगा तो आप बता दोगे, है ना। ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इनकी वैलेंस ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे -2, इसमें +3, तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज किया, अभी जैन ने आंसर बता दिया था M2O3, ऐसा हो जाएगा। और किसी का भी फार्मूले पूछेंगे यहाँ से बता सकते हैं आप। क्यों भाई? ये हो जाएंगे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? माने फैक्टर इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फैक्टर्स affecting आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पाँच फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो यही कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल। चौथा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और पांचवा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चौथा कि नेचर ऑफ सब सेल इफ प्रिंसिपल सेल इज सेम। नेचर ऑफ सब सेल का मतलब SPD है ना। सब सेल इफ प्रिंसिपल माने N सेम हो, प्रिंसिपल सेल सेम हो जाए। और पांचवा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन पे भी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक, चलिए कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगी। तो ये ठीक है। अगर सिर्फ एक बात पे जाओगे फंस जाओगे, ठीक है ना, निकालिए उसके साथ साथ। अगर देखिए एक बात पे जाने का मतलब ये क्रॉस पीरियड हो जाएगा और ये डाउन द ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस पीरियड और डाउन द ग्रुप हमको पता है, साइज क्रॉस पीरियड जाते हैं डिक्रीज होती है, हमको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं और साइज इंक्रीज हो जाती है। अगर ये पैटर्न फॉलो करके चलोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी। क्यों बच्चों? है ना, क्योंकि साइज कम हो रही है, बढ़ती चली जाएगी। और डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। लेकिन साथ में भाई ये तीनों से ये रिजल्ट मिला है ना, ये वाला, इन तीनों है ना, न्यूक्लियर चार्ज,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर शेल, है ना, इन तीनों से ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन साथ में इन दो फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना, और उसकी वजह से आएगा एक्सेप्शन। ठीक है, पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस एक्सेप्शन को आपको रटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि गलती ना होने पाए, और फिर उस बात को मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट है, सेकेंड है, उसके बाद बोरान फैमिली। देखिए थर्ड है, अगर एनसीईआरटी देखो तो बी लिखा हुआ है, मैं ये लिख के चल रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड है माने बोरान फैमिली, उसके बाद 4A है ना माने कार्बन फैमिली, 5A नाइट्रोजन फैमिली, 6A ऑक्सीजन फैमिली, और उसके बाद 7A हाइड्रोजन फैमिली। उसके बाद तो ज़ीरो ग्रुप माने नोबेल गैस। और अगर ये पैटर्न फॉलो करें ये वाला, तो सबसे ज़्यादा इसकी, है ना, ज़ीरो ग्रुप का, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी, है ना, ऐसे भी, है ना, ऐसे जा रहे तो बढ़ती जा रही, सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। चलिए ज़ीरो ग्रुप के फिलहाल हटा लिया जाए तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे इसकी ज़्यादा आएगी, वही से आएगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन तो यहाँ पे मिल जाएगा, 5वें ग्रुप की ज़्यादा हो जाती है 6ठे ग्रुप की, और सेकेंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है थर्ड ग्रुप से। अगर ये पैटर्न फॉलो हो जो 3 से आया था, है ना, साइज से, न्यूक्लियर चार्ज से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल से, तो ये जो पैटर्न है उस पैटर्न में 2 जगह पे एक्सेप्शन मिलेगा, 2 जगहों पे एक्सेप्शन मिलेगा। सेकंड की ज़्यादा हो गई थर्ड से, ये एक्सेप्शन है, होना तो चाहिए था थर्ड की ज़्यादा सेकंड से। इसी तरह से 5वें की ज़्यादा हो गई, 5वें ग्रुप की ज़्यादा हो गई 6ठे से, ये एक्सेप्शन। क्यों ऐसा एक्सेप्शन मिला? देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर जैसे 4S 4P 4D 4A, देखिए सब प्रिंसिपल सेल क्या है, सेम है, प्रिंसिपल सेल सेम है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा है? एस, है ना, ये सबसे पास क्लोज, है ना, ये क्लोज, सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, है ना, और सबसे दूर एफ है। अब न्यूक्लियस के सबसे माने पेनिट्रेशन ऑफ सब सेल टूवर्ड न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन ऑफ सब सेल टूवर्ड न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन ऑफ सब सेल टूवर्ड न्यूक्लियस का ऑर्डर हो जा रहा है SPDF, ये हो जा रहा है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के सबसे पास जो होगा, जाहिर सी बात वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, तो यहाँ वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल काम है ना, सबसे मुश्किल काम यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ की आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी SPD और FK हो जाएगी। अब यहाँ पे आइए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 सेकेंड ग्रुप, नहीं 1s2, अरे मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप 1s2 और 2s2 ये हो जाएंगे बेरिलियम, ठीक है। और यहाँ पे आइए 1s2 2s2 और 2p1, या ठीक है ना, या अगर ये तो मैं बेरिलियम का लिख दिया, है ना, यहाँ पे, और ये मैंने बोरान का लिख दिया। अगर जनरल में अदर का लिखेंगे, किसी का भी इस ग्रुप के लिखेंगे, तो आउटर सेल में NS2 और यहाँ का आउटर सेल होगा NS2 और NP1, क्यों भाई, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं? S सब सेल से निकाल रहे हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो वहाँ P सब सेल से, है ना, यहाँ का ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ S सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ P सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अभी हम लोगों ने कहा इस सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है,
या क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है और इसलिए कहते हो एस सब सेल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है पी सब सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एक रीज़न हुआ, वरना अगर साइज का फैक्टर देखिए, न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर देखिए, तो थर्ड की माने बोरान फैमिली की ज़्यादा आनी थी सेकेंड फैमिली, सेकेंड ग्रुप से। तो पूरा जनरल में कह दी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा, या कहिए मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा, या सीधे सीधे कह दीजिए कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। एक एक्सेप्शन ये हो गया। ठीक है, चलिए आइए ज़रा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आइए, ये इस वाले एक्सेप्शन को समझते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा फिफ्थ ग्रुप में मान लीजिए नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, क्यों भाई? और ऑक्सीजन को मान लीजिए यहाँ वाले ग्रुप में, ऑक्सीजन को लिखोगे 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे N+ बनेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहेंगे, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहेंगे, और 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहेंगे और O+ हो जाएगा, और यहाँ से 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अब देखिए ना, ये क्या था? P3 स्टेबल था, हाफ फील्ड था, क्यों भाई? बढ़ चुके हैं, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ P में 4 था, यहाँ हाफ फील्ड नहीं था, तो यहाँ हाफ फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आयोनाइजेशन, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए कहेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन की ग्रेटर हो जाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन से। बात क्लियर? ठीक है, या इस ग्रुप के पांचवें ग्रुप के सारे एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, 6 ग्रुप के सारे एलिमेंट के आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। ये एक्सेप्शन आ गया, स्टेबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ था। लेकिन आप आइए देखिए ज़रा सा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो N+2 बन जाएगा, क्यों? और यहाँ पे अब आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड कहेंगे बच्चों, क्यों? चलिए यहाँ पे फिर हटाते हैं। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऑक्सीजन वाले में से, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड कहेंगे। अब यहाँ पे O+2 बन जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। अब ये स्टेबल है, गलती नहीं करना है ना? तो अब क्या कहेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब गलतियां नहीं रट के नहीं जा सकती, रट नहीं सकती, है ना, कंसेप्ट सीख लीजिए। उसके बाद आइए जीरो ग्रुप माने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, वहाँ एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन देखिए ज़रा सा, नोबेल गैस में NH2 NP6 आएगा, या हीलियम है तो 1s2 आएगा। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस माने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन है मोस्ट स्टेबल, क्यों भाई? और मोस्ट स्टेबल है तो क्या कहेंगे? मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए। इसीलिए किसी भी पीरियड में, ठीक है ना, किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नोबेल गैस की हो जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी नोबेल गैस की हो जाएगी। और ऐसे भी आप आइए जानते चलिए, लेकिन क्यों? अब वहाँ पे अगर वो कॉन्सेप्ट लगा दिया कि नोबेल गैस की साइज बहुत बड़ी होती है, अचानक बढ़ जाती है, क्यों? बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वंडरवाल रेडियस होती है, तो आप कहोगे साइज बहुत बड़ी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत कम हो जाएगी। गलत बात है ना। ठीक है, साइज बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टेढ़ी खीर, सबसे मुश्किल काम, ठीक है ना।
और इसलिए जो है वह की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फैक्टर जो 5 फैक्टर थे, 3 फैक्टर एक जैसा रिजल्ट दे रहे थे, मगर 2 आपका जो फैक्टर थे वहाँ से 2 एक्सेप्शन मिल रहे हैं, तो वो पूरा आप एक सीरियल याद कर डालिए। बस दूसरी वाले की बढ़ गई तीसरी वाले की और 5वें की बढ़ गई छठे वाले से। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखिए, कहीं सेकंड की बात तो नहीं कर दे रहा है, कहीं थर्ड की बात तो नहीं कर दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। उसके बाद ट्रेंड्स की बात देखेंगे। ट्रेंड्स क्या देखेंगे कि किसी ग्रुप में किसी पीरियड में डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, क्रॉस पीरियड जाते हो तो क्या हो जाती है। अगर सिंपल बात फिर वही साइज वाला और न्यूक्लियर चार्ज वाला लगाइए, हाँ बिल्कुल चार्ज वाला लगाइए तो क्या हो जाएगा कि ठीक है, वो तो आराम से पता लग जाएगा कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, क्रॉस पीरियड जाओगे तो कम होगी। लेकिन फिर वही एक्सेप्शन वाली बात आएगी। एक क्रॉस पीरियड वाली बात करीब करीब हो चुकी है, लेकिन 2 एक्सेप्शन अभी मिलेंगे। डाउन द पीरियड जाओगे तो कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, उसको कल हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो कल फिर एक बार, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन को लेके आएंगे, इसी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कल ख़त्म करेंगे, ठीक है। और टेस्ट की आज हम डेट देंगे यार, भूल जाते, असल में इतने उलझन में है ना, वो हॉस्पिटल में जाना